चलिए एक अच्छी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। शिखर पर है भारत की अर्थव्यवस्था। जी हां, अर्थव्यवस्था वो भी भारत की, जिसे लेकर हर किसी की नजर टिकी होती है और देश के अंदर खाने ही तमाम राजनीति भी इसे लेकर होती है। कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब ये अच्छी बात है कि अक्टूबर दिसंबर 23 तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.4% रही और गत साल की समान अवधि में मात्र 4.3% ही मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि 11.6% ग्रोथ के कारण उम्मीद से ऊपर विकास दर रही। अर्थशास्त्रियों का दिसंबर तिमाही में 6 से 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट का था अनुमान कि आरबीआई ने भी विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन वास्तविक विकास दर निकले अनुमान से कहीं आगे। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान अब 7.6% किया। अब इससे किसको कितना असर होता हुआ नजर आएगा, भारत की अगर हम बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात है। ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, ये हुंकार भरते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान का आगाज वो करेंगे और आज से ही 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित किया जाएगा। हुगली के आरामबाग में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के राजभवन में रुकेंगे। उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं और कल बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है, दोनों ही दिन बेहद महत्वपूर्ण। और इसके अलावा जो कि महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता और मांग बंगाल की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से जुड़ी सौगात दी जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये अपने आप में बेहद खास, क्योंकि जो मांग ममता बनर्जी भी उठाती रही हैं, उसका भी यहां पर शिलान्यास हो जाएगा। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी अपना देंगे, तो वो संबोधन भी बेहद खास रहेगा। और इसके अलावा इन 2 दिवसीय दौरों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ममता बनर्जी का किस तरीके का रिएक्शन आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर, 10 मार्च तक हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दरअसल आरएलडी कोटे से बन सकता है एक मंत्री, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी, भाजपा से भी 2 या 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं उनमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, उनको जगह संभव है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये कि आरएलडी कोटे से एक मंत्री बन सकता है। और जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आ रही है उसमें 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा, यानी कि 10 मार्च तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इस पर नजर हर किसी की टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी पड़ता नजर आएगा। क्योंकि कुछ भी अगर बदलाव किसी भी राज्य में होते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी खास क्योंकि कुछ सीट यहाँ पर ऐसी है जिस पर हमेशा से बीजेपी जो है कश्मकश जैसी स्थिति में रहती है, लेकिन इस बार वो सीट भी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जीतनी चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल की आहट। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को निमंत्रण मिला। शरद पवार ने 2 मार्च को बारामती आवास पर रात्रि भोज का न्योता दिया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार शरद की डिनर डिप्लोमेसी में छिपे हैं कई राज। जी हां, अब शरद पवार ने डिनर पे बुलाया है, तो ये डिनर डिप्लोमेसी कैसी होगी इसमें तो वही जाने। लेकिन ईसी द्वारा असली एनसीपी का तमगा मिलने के बाद से अजीत के तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों एक रैली में उन्होंने कहा था कि शरद पवार के घर जन्म हुआ तो अब तक वे एनसीपी अध्यक्ष होते। अब शरद सुप्रिया की बारामती सीट से पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने का वो मन बना रहे हैं। और ऐसे में शरद पवार का भोज पवार परिवार में बढ़ती कटुता कम करने का प्रयास करता नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो भाजपा की पहली लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोकसभा को लेकर भाजपा की लिस्ट आज जारी हो सकती है। आज सुबह 3:45 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महामंथन चलता रहा। कुल 18 राज्यों के नामों को लेकर सीसी की बैठक में रोड मैप बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। सीसी की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राजस्थान के नामों को लेकर रात 2 बजे तक मंथन हुआ। जी हां, राजस्थान के साथ तेलंगाना में सबसे पहले इन राज्यों पर मंथन हो गया और इनमें सम्मिलित थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुखिया के साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी,
पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया इस बैठक में मौजूद रहे। ये अपने आप में बेहद खास था क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोशिश इस बात को लेकर कि एक बार फिर से लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में जाए, लेकिन एक प्रोसेस होता है क्योंकि इस लिस्ट को भी प्रूफ रीडिंग के तौर पर देखा जाएगा, यानी कि कोई गफलत तो नहीं है, कोई नाम ऐसा तो नहीं है, कोई कमजोर सीट ऐसी तो नहीं है जिस पर मजबूत दावेदार उतारने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मंथन, हालांकि महत्वपूर्ण जो फाइनल मंथन है वो हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा और ये प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत ये माना जा रहा है कि पूरी संभावना है कि आज ही भाजपा की पहली लिस्ट उम्मीदवारों को लेकर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जारी की जा सकती है। झीलों की नगरी उदयपुर की बात करेंगे। आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये भी बता दें कि असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया उदयपुर के कद्दावर नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2 बांधों और 15 किलोमीटर लंबी टनल का शिलान्यास होगा। उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील को पानी मिलेगा। फतेह सागर और पिछोला झील में बारिश का पानी आएगा और फिर ये कोई नहीं कहेगा कि झीलों की नगरी में हम गए थे देखने के लिए पानी, तो वहां पर झील सूखी मिली, क्योंकि अब इस तरीके की व्यवस्था कि फतेह सागर और पिछोला झील जो कि महत्वपूर्ण झील है उदयपुर की, वहां बारिश का पानी आएगा। गोगुंदा क्षेत्र की पहाड़ियां और साबरमती नदी का पानी आएगा। उदयपुर के लिए पेयजल का इंतजाम करने की तैयारी। उदयपुर में साल 2036 की मांग को देखते हुए ये इंतजाम किया जाना है। और अगर इस पूरी परियोजना की लागत की हम बात करें तो मुख्यमंत्री 1690.55 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 44 महीने में पूरा किया जा सकेगा परियोजना का काम। कुल 44 महीने लगेंगे। लागत 1690.55 करोड़ रुपया और नई सौगात। और अगर देखा जाए तो 2036 की मांग को देखते हुए यह इंतजाम किया जाना है, यानी कि अगले वर्षों तक, न जाने कितने वर्षों तक सूखा नहीं रहेगा उदयपुर। ना तो सिर्फ झीलों में पानी रहेगा बल्कि लोगों की प्यास भी बुझती नजर आएगी। होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ट्रेनें हाउसफुल हो रही हैं। जी हां, राजधानी जयपुर से जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें अभी से फुल हो गई हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग 150 पार कर गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनों में जोड़े जा रहे हैं अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेन भी संचालित करने की तैयारी है। जाहिर सी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बड़ा त्योहार होता है दीपावली, लेकिन दीपावली से ज्यादा होली पर यात्री भार ज्यादा रहता है। दूसरी ओर हवाई किराए में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में लोगों का होली पर घर आने जाने में परेशान होना तय है। जाहिर सी बात है, जब अभी ट्रेनें बुक हो चुकी है और जो लोग फ्लाइट से जा रहे हैं तो हवाई किराए में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। थोड़ी सी परेशानी वाली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मार्च की शुरुआत हो गई है, पहला दिन, लेकिन ये मार्च की शुरुआत गर्माहट भरी हुई है। उम्मीद थी कि जो नए दाम आएंगे गैस सिलेंडर को लेकर उसमें दामों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 26 रुपए की वृद्धि कर दी गई और आज सुबह से ही लागू हुई गैस की नई दरें। 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर्स की कीमत में भी बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन कम भी नहीं हुए। घरेलू गैस सिलेंडर 906 रुपया 50 पैसे प्रति सिलेंडर यानी कि यथावत ही है, कम नहीं हुए हैं, रेट यथावत हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर में 26 रुपए बढ़ा दिए गए और यह वृद्धि कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। राजधानी जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1818 रुपये का हो गया। चलिए कर्नाटक का रुख करेंगे क्योंकि यहां पर जातिगत जनगणना सर्वे को लेकर विवाद। कर्नाटक में गुरुवार को पेश की गई थी सर्वे रिपोर्ट। फिलहाल इसका डेटा सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन 2017 की सामाजिक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को सौंपा गया है और सीएम सिद्धारमैया को रिपोर्ट पर लिंगायत वोकालिका समूह ने कड़ा विरोध किया है। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने विरोध जताया और भाजपा ने भी सर्वे को वैज्ञानिक नहीं बताया है। ये सर्वे और ये जो डेटा निकलकर सामने आया था वो अभी तक सार्वजनिक तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही कह रही है कि जो जातिगत जनगणना सर्वे है इसे लेकर अब एक नया विवाद कर्नाटक में होता नजर आ रहा है। चीनी झंडे पर तमिलनाडु सरकार की सफाई। DMK ने इसे डिजाइनर की गलती बता दिया। पार्टी की ओर से विज्ञापन देने वाले मंत्री ने कहा कि यह केवल एक गलती थी और DMK का कोई और इरादा नहीं था।
हमारे दिलों में भारत के लिए सिर्फ प्यार। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने डीएमके से माफी की मांग की है। कुल मिलाकर माफी की मांग हो गई है, कारण बता दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर डिजाइनर की गलती बता दी गई तो इतना बड़ा फैसला क्या यूं ही हो जाता है? क्या क्रॉस चेक नहीं होता है? ये कई तरीके के सवाल है, लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने डीएमके से माफी की मांग की है। 5 साल के बाद सबसे ठंडा रहा फरवरी का महीना। दरअसल प्रदेश में अमूमन फरवरी के तीसरे सप्ताह में बढ़ने लगता है तापमान और उसे लेकर यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी जो मौसम है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता नजर आएगा। दरअसल 5 साल के बाद सबसे ठंडा रहा फरवरी का महीना और प्रदेश में अमूमन फरवरी के तीसरे सप्ताह में तापमान बढ़ने लगता है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी का एहसास होने लगता है। लेकिन इस बार अधिकांश शहरों में दिन का औसत तापमान भी नीचे रहा। हालांकि राजस्थान में इस सीजन सर्दी की शुरुआत कमजोर थी, क्योंकि इस बार नवंबर, दिसंबर और जनवरी में औसत से कम सर्दी रही। लेकिन फरवरी के दूसरे सप्ताह से गर्मी शुरू होने का अनुमान था। ऐसा हुआ नहीं और फरवरी में उम्मीद से थोड़ी ज्यादा ठंडक रही। अब मार्च की शुरुआत हो चुकी है। देखना होगा कि मार्च के महीने में, यानी मार्च के महीने से आने वाला मौसम का जो माहौल है वो किस तरीके से रहता नजर आता है। क्या मौसम में बदलाव होगा या फिर इस बार हमें गर्मी थोड़ी देर बाद एहसास होगी। तो 5 साल के बाद ठंडा रहा फरवरी का महीना। इस बार सर्दी देरी से शुरू हुई और देरी से ही खत्म होती भी नजर आ रही है। फरवरी के दूसरे हफ्ता से गर्मी शुरू होने का अनुमान था, लेकिन मार्च का पहला महीना है और ऐसे में माना जा रहा है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव होगा, यानी कि आने वाले समय में मावठ होने की संभावना प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई है।